गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक के अंतर्गत हम महान विचारक प्लेटो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर जो भी अपडेट हो आपको मिलती रहे। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने प्लेटो के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं तथा उनकी अध्ययन पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया था और आज की क्लास में हम ये देखने का और समझने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव रहा। सुकरात प्लेटो के गुरु थे, मतलब प्लेटो शिष्य किनके थे? सुकरात के। तो स्वाभाविक है कि शिष्य पर गुरु का प्रभाव होगा। तो सुकरात का क्या प्रभाव रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। और दूसरा, हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत महान रचना जिसको रिपब्लिक के नाम से जानते हैं, आज रिपब्लिक के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। देखिए, पिछली कक्षाओं में भी हमने अध्ययन किया था कि प्लेटो के जो गुरु थे वो सुकरात थे और सुकरात महान दार्शनिकों में से एक है। और प्लेटो ने अपनी आंखों के सामने जब एथेंस को स्पार्टा के सामने हारते हुए देखा, वहाँ जब प्रजातंत्र का सर्वनाश हो गया और 30 व्यक्तियों का एक आततायी शासन स्थापित हुआ और उसी शासन व्यवस्था ने अपने गुरु सुकरात को प्राण दंड दे दिए, तो सब उसके आंखों के सामने घटना घटित हुई थी। तो स्वाभाविक है कि उस घटना का भी प्रभाव उसके ऊपर रहा है। लेकिन जो सुकरात दार्शनिक फिलोसोफर हैं, उनके जो मूल विचार हैं, उनका क्या क्या प्रभाव रहा है ये हम समझ रहे हैं। देखिए, सुकरात के साथ साथ एक और नाम आता है महान गणितज्ञ पाइथागोरस। तो प्लेटो के जीवन पर पाइथागोरस और सुकरात दोनों का प्रमुख रूप से प्रभाव रहा है। लेकिन हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सुकरात के जो राजनीतिक अर्थात दार्शनिक जो विचार हैं उनको अपन अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमने कई जगह, केवल राजनीति विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं भी देखिए, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटीज़ में कहीं भी क्षेत्र में जाइए, एक स्लोगन बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा और वो है सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है, आपने जरूर पढ़ा होगा। सद्गुण ही ज्ञान है, ये सुकरात का कथन था और इस कथन का और इन विचारों का, इन दर्शन का प्लेटो के जीवन पर अपार प्रभाव पड़ा है। देखिए, सुकरात सद्गुण और ज्ञान को अभिन्न अंग मानता है। सुकरात सद्गुण और ज्ञान को अभिन्न अंग मानते हैं और सद्गुण के स्वरूप में प्लेटो सुकरात के ऋणी है। अर्थात सद्गुण और ज्ञान है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। स्वाभाविक है, अच्छे गुण होंगे तो ज्ञान की उत्पत्ति वो स्वतः हो जाती है। तो सद्गुण ज्ञान को अभिन्न अंग मानते हुए, और दूसरा, इसके जो स्वरूप है, इन्होंने जिस प्रकार से प्रतिपादन किया सुकरात ने, तो वो उसका प्लेटो है वो पूरे सुकरात की ऋणी है, अर्थात उनसे प्रभावित है। देखिए, सद्गुण, हिंदी में सद्गुण कहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि सद्गुण को यूनानी शब्द किस नाम से जाना जाता है? तो सद्गुण को यूनानी शब्द है अरेति। क्या शब्द है? अरेति। अब जिसका हिंदी अर्थ है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता यानी किसी भी मतलब वस्तु, विषय की सबसे सर्वोच्च अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था, वो कहलाती है उत्कृष्टता। ठीक है। तो प्लेटो का ये मानना था, प्लेटो का विश्वास था कि प्रत्येक वस्तु की भलाई या गुण इस बात में है कि उसमें वह गुण हो जिसकी पूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है। बेहद दार्शनिक और एक मतलब फिलोसोफर बात उन्होंने बताई है कि प्रत्येक वस्तु की भलाई अर्थात गुण इसी बात में है कि उसमें वो गुण होना ही चाहिए जिसकी पूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है। अगर वो गुण ही उसमें नहीं है तो उसका जीवन ही व्यर्थ है, उसका अवस्था ही व्यर्थ है। इसलिए जरूरी है
कि प्रत्येक वस्तु का गुण उसी में निहित है कि उसमें तो वो गुण कम से कम होना ही चाहिए जिसकी पूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है। बेहद अनुकरणीय बात। तो ये उन्होंने इसको स्पष्ट किया। इसलिए कहते हैं कि प्लेटो कहते थे कि अच्छे व्यक्ति के लिए क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उन्होंने बताया विवेक, बुद्धि, विवेक, दूसरा साहस, संयम और न्याय। विवेक, साहस, संयम और न्याय, ये चारों गुण ही संयुक्त रूप से मानवीय गुण अर्थात उत्कृष्टता का निर्माण करते हैं। देखिए, इन चारों गुणों के लिए प्लेटो हैं वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है? सुकरात पर। और वो ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ये गुण तो विद्यमान होने ही चाहिए। कौन कौन से? विवेक होना चाहिए, साहस होना चाहिए, संयम और न्याय। चारों गुण होंगे तो ही हम हमारे मानवीय जीवन का और मानवीय गुणों को उत्कृष्टता का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वरना तो पशु और मानव में कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। तो एक सद्गुण के लिए और इन मानवीय गुणों के लिए प्लेटो है पूरे सुकरात से ये विचार ग्रहण करते हैं। दूसरी बात वो है शासन व्यवस्था के संचालन के लिए। अब देखिए, शासन व्यवस्था के संचालन के लिए प्लेटो ने जो अपने विचार जो ग्रहण किए हैं वो भी सुकरात से किए। अब इनका ये मानना था कि शासन व्यवस्था का संचालन करना एक प्रकार से डॉक्टरी या नौका संचालन की भांति एक विशिष्ट कला है। शासन व्यवस्था का संचालन करना क्या है? कला है। जिस प्रकार से डॉक्टर होता है वो मरीजों का इलाज करता है, तो डॉक्टरी या जैसे समुद्र में जो नावों का संचालन किया जाता है, नौका संचालन किया जाता है, तो जिस प्रकार से ये एक प्रकार की कला है, इसको किस ढंग से संचालन किया जाता है हर एक व्यक्ति इस प्रकार से संचालन नहीं कर सकता। उसी प्रकार से किसी भी राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है वो भी अपने आप में एक स्वतः कला है, इसको हर कोई व्यक्ति संचालित नहीं कर सकता है। इन्होंने बताया था, प्लेटो स्पष्ट करते हैं कि शासन का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ को ही शासन संचालन का अधिकार दिया जाना चाहिए। हर कोई व्यक्ति शासन का संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेटो ने पहले क्या बताया कि मनुष्य के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, विशेषीकरण पर बल देते हैं। आई बात समझ में? तो विशेषीकरण ये कहते हैं कि हर व्यक्ति शासन व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकता। शासन व्यवस्था के संचालन करने का अधिकार केवल उसी को होना चाहिए जिसमें उसमें उस योग्य गुण हो। प्लेटो कहते हैं कि जिस प्रकार मतलब जो जनता होती है वो एक बीमार रोगी के समान होती है। जनता है, राज्य की जो जनता होती है वो बीमार रोगी के समान होती है और शासक एक सामाजिक डॉक्टर की तरह होता है। अब आप समझ लीजिए कि जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए। उसी प्रकार किसी राज्य व्यवस्था की जो जनता होती है, अंतर्गत जो निवास करती है जनता एक रोगी के समान होती है और जो शासक होता है, जो राजा होता है, वो एक सामाजिक डॉक्टर की तरह होता है। जिस प्रकार डॉक्टर को मरीज ठीक करने के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ती है और मरीज को ठीक होने के लिए डॉक्टर के द्वारा कुछ कड़वी दवाई दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर शासक को भी कठोर और निर्दयतापूर्वक कदम उठाने पड़ते हैं। स्वाभाविक है कि हर समय राज्य की स्थिति एक समान नहीं रहती। कभी भी युद्ध जैसी स्थिति आ गई हो, आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति हो जाती है, कुछ भी अराजकता स्थिति हो जाती है, तो उस समय शासक शांत नहीं बैठ सकते, शासक चुप नहीं रह सकते। उस समय फिर उन्हें कुछ कठोर और निर्दयतापूर्वक कदम उठाने पड़ते हैं। तो इन्होंने एक उदाहरण के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से रोगी होता है उसको डॉक्टर दवाई देके ठीक करता है, उसी प्रकार राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए जो जनता होती है वो बीमार रोगी की तरह होती है और जो शासक होता है वो डॉक्टर की तरह होता है। तो उसको आवश्यकता के अनुसार शासक को कठोर और निर्दयतापूर्वक कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये भी उनके विचार सुकरात से प्रभावित हैं। और अगले जो उनके विचार जो प्रभावित हैं वो है प्लेटो की दार्शनिक पद्धति का आधार सुकरात के सत्ता का सिद्धांत है। प्लेटो ने अपनी जो दार्शनिक पद्धति का जो आधार बनाया वो था सुकरात के सत्ता का सिद्धांत। इसका अर्थ है, सामान्य सिंपल सी बात है कि यथार्थता अर्थात वास्तविकता, यथार्थता वस्तुओं के विचारों में अंतर्निहित होती है। यथार्थता या वास्तविकता होती है वो वस्तुओं के विचारों में अंतर्निहित होती है और वह पूर्ण, स्थायी और अपरिवर्तनशील सत्ता है। सत्य कभी बदलता नहीं, स्थायी है और अपरिवर्तनशील सत्ता है, जो इंद्रियों से अनुभव होने वाले पदार्थ के मूल में निवास करती है। इंद्रियों से अनुभव होने वाले जो पदार्थ के मूल में निवास करती है
और प्लेटो ने अपने इसी विचार को ही अपने संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का केंद्र बनाया। एक बार और स्पष्ट करता हूँ, प्लेटो ने बताया था कि मेरा जो दार्शनिक पद्धति का जो आधार है वो सुकरात की सत्ता का सिद्धांत है। और सत्ता का सिद्धांत क्या है? उन्होंने स्पष्ट किया है कि वास्तविकता वस्तु के विचारों में अंतर्निहित होती है और वह पूर्ण स्थायी अपरिवर्तनशील सत्ता है, वो कभी बदलती नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती है, और वो हमें इंद्रियों के या इंद्रियों से अनुभव होने वाले पदार्थ के मूल में निवास करती हैं, अर्थात हमारे जो इंद्रियां हैं उनसे जो अनुभव होने वाले जो मूल है, जो पदार्थ हैं, उनके मूल में निवास करती है। ठीक है, इसी को उन्होंने अपने संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का केंद्र बनाया और जो भी अपने विचार दिए, अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जो भी विचार दिए, सब उसी में उन्होंने इसी आधार पर विचार दिए। ठीक है, इसलिए मैक्सी है एक राजनीतिक आलोचक और विचारक है। उन्होंने अपने पूरे मतलब प्लेटो के अध्ययन के बाद में उन्होंने अपना जो एक विचार दिया, एक कथन दिया। उन्होंने कहा था कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया। कहना के तात्पर्य शरीर प्लेटो का है, मस्तिष्क प्लेटो का है, लेकिन उन मस्तिष्क के अंदर जो विचार हैं वो किसके हैं? सुकरात के। तो एक बार उन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया। इसका मतलब प्लेटो का पूरा मानसिक स्थिति सुकरात के विचारों से प्रति एकदम प्रभावित होकर सब कुछ सुकरात के अनुसार ही अपने विचार प्रदान किए। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी विचारक के विचार हैं, आसानी से अपन एक एक करके समझ रहे हैं। अगली बात जो है, हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत और हमारे जितने भी परंपरागत राजनीति विज्ञान का अपन अध्ययन करते हैं तो उस समय हमें प्लेटो के विचार गहनता से अध्ययन करते हैं और उनकी जो राजनीति विज्ञान के लिए जो पुस्तक है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक के बारे में कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको इसके स्वरूप से संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ कथन हैं, वो समझना है। देखिए, रिपब्लिक प्लेटो की महानतम और श्रेष्ठतम कृति है, सबसे महानतम और श्रेष्ठतम कृति है। यह 386 ईस्वी पूर्व लिखी गई थी, 386 ईसा पूर्व BC, बिफोर क्राइस्ट, उस समय लिखी गई थी। अब ये मूलतः 10 भागों में विभाजित है। अब देखो, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारों को उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया, लेकिन मूलतः जो सामान्यतः जो सबको स्वीकार्य है वो है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसको 10 भागों में विभाजित है। एक बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था उनकी अध्ययन पद्धति के बारे में कि प्लेटो ने अपने जो जितने भी सभी ग्रंथ हैं वो एक वार्तालाप, एक प्रश्नोत्तर और संवाद के रूप में लिखे हुए हैं, एक डायलॉग के रूप में लिखे हुए हैं, जिसको द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी अपने जो रचनाएं की हैं वो सब इस प्रकार से हैं। तो जो रिपब्लिक है वो कितने भागों में विभाजित है? 10 भागों में। अब बार्कर हैं, बार्कर ने इसे 5 भागों में विभाजित किया है। लियो स्ट्रास हैं, वो 4 भागों में विभाजित करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल हैं, उसको 3 भागों में बांटते हैं। लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से हैं। सामान्य तौर पर कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि जो रिपब्लिक पुस्तक है वो कितनी भागों में विभाजित है? 10 भागों में। ठीक है, अब इस पुस्तक में प्लेटो के जो दार्शनिक विचार हैं उनकी समग्रता के दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसमें संपूर्ण दार्शनिक विचारों का एक लेखा जोखा मिलता है, उसके पूरे विचारों का पूरा अवलोकन मिलता है। दार्शनिक शासक व न्याय युक्त आदर्श राज्य की परिकल्पना करता है। इस रिपब्लिक पुस्तक में दार्शनिक शासक अर्थात अपना जो आदर्श राज्य है और उस आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो कौन होगा? दार्शनिक राजा या शासक। दूसरा, न्यायुक्त आदर्श राज्य की परिकल्पना इस पुस्तक में की गई है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रिपब्लिक पुस्तक में किसका उल्लेख है तो आप स्पष्ट तौर से बता सकते हैं कि इस पुस्तक में दार्शनिक शासक और न्यायुक्त आदर्श राज्य की परिकल्पना की है। ध्यान रखना, ये सब परिकल्पना है, अपने विचार हैं, उन्होंने दिए हैं कि हमें इस प्रकार के राज्य की और इस प्रकार के शासक की स्थापना करना चाहता हूँ। दूसरा, इसमें शिक्षा, राजनीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कला, दर्शन सभी का समावेश है, सभी का समावेश है। इसलिए महान विचारक रूसो ने स्पष्ट तौर से कहा था कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। बेहद वर्ल्ड फेमस उनका ये कथन है। क्या कथन है? एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये कथन कई बार एग्जाम में प्रश्न में पूछा गया है। किसने दिया? रूसो ने दिया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि रिपब्लिक में मनुष्य के संपूर्ण जीवन दर्शन का एक पूरा दर्शन है, उसका पूरा समावेश है। ठीक है,
फिर देखते हैं कि आखिर रिपब्लिक उन्होंने ऐसा क्यों लिखी, क्या आवश्यकता पड़ी, रिपब्लिक के क्या क्या उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। तो सबसे पहले है तत्कालीन समय में एथेंस में, यूनान में सोफिस्ट विचारक, सुखवादी विचारक, उनके द्वारा एक सिद्धांत था आत्मतृप्ति का सिद्धांत। उसको उन्होंने प्लेटो ने गलत और झूठा साबित करना, यानी सोफिस्ट विचारकों के द्वारा जो आत्मतृप्ति का सिद्धांत दिया गया था उसको गलत और झूठा साबित करना, तथा तत्कालीन समय में जो निरंकुश व्यक्तिवाद, निरंकुश तानाशाही जो शासन व्यवस्था थी उसका विरोध करना, उसका पूरा विरोध करना और जताना है कि किस प्रकार का एक सर्वश्रेष्ठ शासन हो सकता है, किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ राजा हो सकता है, उसके लिए क्या योग्यता होती है, उसके लिए क्या गुण होते हैं और किस प्रकार से एक अच्छे शासन व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि शासन व्यवस्था या शासन का संचालन एक कला है और ये हर कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए कुछ उपयुक्त गुणों की आवश्यकता होती है, वही कर सकता है। तो तत्कालीन समय में जो भी व्याप्त बुराइयाँ थी उन सब का निराकरण करने के लिए इसकी रचना की। दूसरा ये देखते हैं कि तत्कालीन समय में एथेंस में कि जो प्रजातंत्र था, कहने का प्रजातंत्र था, उसका स्वरूप बिल्कुल बेकार हो चुका था, बिगड़ चुका था। तो प्रजातंत्र में जो प्रचलित लॉटरी सिस्टम होता है, जो प्रचलित लॉटरी द्वारा जो नियुक्ति की व्यवस्था थी उसका अंत करना था। अब इसमें लॉटरी के द्वारा अयोग्य व्यक्ति नियुक्त हो गए या चुनकर आ जाते थे, तो ये कभी भी अच्छे शासन का संचालन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस लॉटरी सिस्टम का पूरा अंत करना चाहते थे और साथ ही उन्होंने विशेषीकरण पर बल दिया। विशेषीकरण का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल वही कार्य अच्छे ढंग से कर सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल, ये एक कार्य विशेषीकरण पर बल देता है या कार्य विशिष्टता के सिद्धांत की ओर इंगित करता है कि कोई भी व्यक्ति वही काम अच्छे ढंग से कर सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो, इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये कार्य विशेषीकरण पर बल देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जनता को भी, अपने राज्य की जनता है उसको भी 3 भागों में बांटा, आर्थिक, सैनिक और शासक। अब शासक के क्या क्या होने चाहिए, विवेक होना चाहिए। सैनिक के क्या गुण होने चाहिए, साहस होना चाहिए। आर्थिक अर्थात उत्पादक वर्ग जिसको कहते हैं, उसमें तृष्णा या संयम गुण होना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस विशेषीकरण पर बल देते हुए 3 भागों में विभाजित करके इसका पूरा प्रतिपादन करना था। अगला जो उद्देश्य था वो था कुशासन का अंत करना था, जो तत्कालीन समय एथेंस में था। इस प्रकार से तो ये मैंने आपको कुछ जो सर्वमान्य उद्देश्य हैं, सर्वमान्य जो भाग है उसके बारे में बात की। कभी भी आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है, अर्नेस्ट बार्कर के बारे में पूछा जाए कि अर्नेस्ट बार्कर ने रिपब्लिक को कितने भागों में विभाजित किया, तो मैंने आपको पहले बताया 5 भागों में। तो एक एक करके उनके नाम बता देता हूँ। पहले भाग का नाम है आध्यात्मिक भाग, दूसरे का है नैतिक दर्शन, तीसरे का है शिक्षा, चौथे का संपत्ति और परिवार, और 5 है आदर्श राज्य का पतन। इस प्रकार से उन्होंने 5 भागों में इस रिपब्लिक को बांटकर उसका पूरा उल्लेख किया है। ठीक है, अब कुछ रिपब्लिक के बारे में, प्लेटो के बारे में कुछ कथन है जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है और आपको ध्यान रखना है। बेंजामिन जावेट कहते हैं, उनका कथन है कि प्लेटो का समस्त चिंतन और रचनाएं रिपब्लिक के इर्द गिर्द घूमती हैं। प्लेटो का संपूर्ण चिंतन और विचारधाराएं और उनकी जो रचनाएं सब कुछ किसके आसपास घूमती हैं, रिपब्लिक के आसपास घूमती हैं। ये था बेंजामिन जावेट का। ठीक है, बार्कर क्या कहते हैं, बार्कर ने कहा है कि यह कहना बेहद आसान है कि रिपब्लिक काल्पनिक है। बेहद ध्यान से सुनना, बहुत उपयोगी है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बार्कर कहते हैं कि ये कहना बहुत आसान है कि रिपब्लिक काल्पनिक है, बादलों में नगर है, एक सूर्यास्त के दृश्य के समान है जो साय 1 घंटे के लिए रहता है, तत्पश्चात अंधकार में विलीन हो जाता है। परंतु रिपब्लिक कहीं का नगर नहीं है, यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है। यह कथन है किसका, बार्कर का। मैं एक बार आपको स्पष्ट करता हूँ। कुछ विचारक, कुछ लोग ये कहते हैं कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो काल्पनिक है, और काल्पनिक भी ऐसी जैसे जो आकाश में बादल होते हैं, उन बादलों में कभी नगर बनाया जा सकता है क्या?
बादलों में नगर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से या फिर उन्होंने कहा है कि जो सूर्यास्त का जो दृश्य होता है, जब सूर्यास्त का जो दृश्य होता है वो मुश्किल से करीबन 1 घंटे तक रहता है, उसके बाद में फिर अंधकार में विलीन हो जाती है, रात्रि हो जाती है। तो उसी प्रकार का वो रिपब्लिक को मानते हैं। परंतु बारकर कहते हैं कि रिपब्लिक कहीं का भी नगर नहीं है, बल्कि यह तो एक यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है, जिसको हमें स्वीकार करना ही चाहिए, ये कहते हैं बारकर। यही नहीं, इमर्सन तो इससे भी आगे जाते हैं। इमर्सन कहते हैं कि प्लेटो ही दर्शन है तो दर्शन ही प्लेटो है। रिपीट कर रहा हूं, इमर्सन क्या कहते हैं? प्लेटो ही दर्शन है तथा दर्शन ही प्लेटो है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। प्लेटो और दर्शन को अलग नहीं कर सकते, दोनों को एक ही माना है, इमर्सन कहते हैं। और हजरत उमर साहब तो एक अलग ही कहते हैं। वो उनका तो कथन है कि सब पुस्तकालय जला दो, सभी पुस्तकालयों को जला दो, क्योंकि उनका ज्ञान तो इस पुस्तक में आ गया है। तो ये आप समझिए कि इस रिपब्लिक का कितना महत्व है, कितना इसका महत्व है कि सभी पुस्तकालय जला दो, क्योंकि उन सब पुस्तकालयों का ज्ञान तो किसमें आ गया? रिपब्लिक में आ गया। इस प्रकार से इसलिए कह सकते हैं कि प्लेटो ने रिपब्लिक में जो भी विचार दिए वो मौलिक विचार हैं, उनको आप कहीं भी काल्पनिक भी नहीं कह सकते। ठीक है। अब कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम कभी भी आपको पूछा जाए तो आप लिख सकते हो डिकाएग्रस पॉलिटिकास, डिकाएग्रस पॉलिटिकास, जिसको हिंदी में कह सकते हैं राजनीतिक न्याय विषयक, राजनीतिक न्याय विषयक। ये रिपब्लिक का दूसरा नाम जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये तो होगी रिपब्लिक की बात। दूसरी राजनीति विज्ञान के लिए उनकी 2 और पुस्तकें हैं, स्टेट्समैन और लॉज। अब इस स्टेट्समैन पुस्तक में उन्होंने क्या किया है, प्लेटो ने सभी संविधानों का वर्गीकरण किया, संविधानों का वर्गीकरण किया है। मतलब राजतंत्र है, लोकतंत्र है, अल्पतंत्र है, इन सब का अलग अलग वर्गीकरण किया है। लेकिन इसका स्पष्ट जो व्याख्या है वो उनके शिष्य अरिस्टो करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि स्टेट्समैन जो उनकी पुस्तक है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? संविधानों का वर्गीकरण। और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी लॉज, द लॉज। अब ये जो लॉज है इसमें उनको जब यकीन हो गया कि इस प्रकार से आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक संभव नहीं है, तो फिर उन्होंने विधि के शासन की बात की। और विधि के शासन का उल्लेख किसमें मिलता है? द लॉज। और वैसे लॉज के नाम से स्पष्ट हो जाता है, लॉ का अर्थ होता है विधि अर्थात कानून। तो आपको कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लॉज से स्पष्ट होता है कि विधि के शासन का उल्लेख प्लेटो की जो लॉज पुस्तक है उसमें किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने ये समझा कि प्लेटो के जीवन पर सुकरात का क्या प्रभाव रहा, और फिर जो प्लेटो के द्वारा रचित पुस्तकें हैं, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक राजनीति विज्ञान के लिए वो रिपब्लिक है। और रिपब्लिक में किन किन विचारों का उन्होंने प्रतिपादन किया है, और विश्व के अलग अलग जो आलोचक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने उसके बारे में क्या क्या अपना कथन बताया। तो मैंने आपको रूसो का, इमर्सन का, बारकर का, हजरत उमर का, इनके सभी कथन की स्पष्ट अपने व्याख्या की। और दूसरी उनकी जो पुस्तक है स्टेट्समैन और लॉज, उसके बारे में समझा। धन्यवाद।